Hello, friends. Welcome to Defense Lover. Welcome to Defense Lover, Colonel Sir. थैंक यू रॉय। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर, आज का जो मुद्दा है वो ये है कि हमें वही जो व्हाट्सएप मैसेज आते हैं उसमें एक और मैसेज आता है जो कि बहुत ही एक प्रबल मैसेज है। वो मैसेज ये है कि गांधी जी वॉज मोर बायस्ड टुवर्ड्स नेहरू जी एंड उन्होंने जब स्टेट काउंसिल्स के जो इलेक्शंस जब हुए, जब उस टाइम पे जब ओपिनियन लिया गया तो ये ओपिनियन आया कि सरदार पटेल शुड बी द पीएम। लेकिन गांधी जी ने कुछ अपने ही फायदों या किसी चीज़ के लिए उन्होंने नेहरू जी को पीएम सेलेक्ट कर लिया। तो अगर लोग आगे कहते हैं कि अगर अगर सरदार पटेल पीएम होते तो आज बात कुछ और ही होती, एज पर देम। तो सर इसके पीछे के फैक्ट्स और सर इसके पीछे के फैक्ट्स क्या है? मुझे मुझे तुम्हारे ये जो मैसेजेस है ना बड़े मजे आते हैं। इससे पता लगता है कि कोई पीछे से कोई एजेंडा चला रहा है। कैसे पता लगा? सर, because I think the story, this story might not be factual. नहीं, ना ना ना। पता है, Okay. एक जोक है कि एक टीचर ने एक बंदे को चीटिंग करते हुए उसके क्वेश्चन पेपर से पता लगा कि दो तीन लोगों ने चीटिंग की है। हाँ जी। तो पता ऐसे लगा कि तीनों ने गलत आंसर लिखे थे। तीनों ने सेम आंसर लिखे थे, इन्होंने सेम गलत आंसर, सही वाले नहीं, गलत वाले। गलत वाले लिखे थे। ओके। तो गलत वाले आंसर अगर तीन चार लोग आसपास बैठे लिखते हैं यस तो सर। इससे पता लगता है कि आपने चीटिंग की हुई है। अगर सही लिखते तो पता नहीं लगता। ओके। हाँ जी। तो यही चीज यहाँ है। पहली चीज तो मैंने लिखनी बिगिन विद दिस के सरदार पटेल या जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री के लिए कोई सिलेक्शन नहीं हुआ था। ओके। ऐसा कुछ सिलेक्शन हुआ नहीं था, मतलब, बट ये तो बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं कि ऐसा सिलेक्शन ये हो गया था और ये 10 कहना सीटों में। कि गांधी जी ने नेहरू जी को प्रधानमंत्री चुन लिया था, यही गलत है। ओके। क्योंकि उस वक्त 1946 में वो सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बने थे। ओके। ओके। तो सबसे पहले तो नकल ही पकड़ी गई कि कोई ना कोई ये एजेंडा चला रहा है और बाकी लोग बगैर सोचे समझे कोई अच्छा। पीछे मुड़ के देखने को तैयार नहीं कि हुआ क्या था। तो अर्लियर नेहरू जी वॉज जस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। हाँ, he was nominated or elected whatever हम्म। as just the president of Congress. ओके। अब बाकी अपन बाद में देखेंगे। एक्चुअली मेरे को अब पता लगता है कि जब आप लोग ऐसे सवाल पूछते हो ना तो यस सर। मेरे को लगता है मैंने अपनी किताब में कहीं ज्यादा सवाल पूछे थे जो आप लोगों ने शायद, और जो लोग एजेंडा चला रहे हैं उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। राइट। ओके। सो मैं आई इसीलिए मैं एक एक करके वो प्रश्न जो है पूछूंगा और खुद ही आंसर भी करूंगा। ओके सर। राइट, हाँ जो जी। मैंने लिखा था। हाँ जी। पहली चीज थी कि जब आपने भी सही बोला कि स्टेट काउंसिल से जब वो आया कि भाई कांग्रेस का अगला प्रेसिडेंट कौन हो, क्योंकि पुराने प्रेसिडेंट के दो टेन्योर खत्म हो गए थे। ओके। ओके। सो अब अगला प्रेसिडेंट कौन हो। अब अगला प्रेसिडेंट जब होने की बात आई तो स्टेट काउंसिल्स ने रिकमेंड किया सरदार पटेल, इसमें तो कोई शक नहीं। राइट। सरदार यस। पटेल का संगठन में काफी अच्छा दक्ष था और उनकी पकड़ कहीं अच्छी थी। राइट, इसमें ओके। कोई शक नहीं है। तो स्टेट काउंसिल्स ने उनको रिकमेंड किया। अब आता है सेंट्रल वर्किंग कमेटी। ओके। ओके। अब इशू ये आता है कि 1946 में आप क्या सोचते हो कि क्या मुद्दे होंगे तो उनके 19 आगे? तो क्या 1947। मुद्दे हो सकते हैं उनके आगे 1946 में? सर, मेनली मुद्दा तो ये होगा कि जो भी सारे स्टेट्स हैं उनको एक साथ इकट्ठा करें। बिकॉज जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं या फिर जो भी बॉर्डर वाले स्टेट्स हैं, जैसे कि अभी राजस्थान में। आजादी नहीं मिली है। जी जी जी। अच्छा।
बट वो उनको स्टेट्स का काम तो चालू हो गया होगा ना सर, कि राजस्थान ये के अभी उसमें आजादी जाए। मिली नहीं, कहाँ से शुरू करेगा? ओके। सो बाय 1947, बाय 1946 कोई ओपिनियन उस टाइम भी नहीं था कि हमें सारे स्टेट्स को मिक्स करना है और हमें इधर जाना है, चलो हमें उधर ठीक है, जाना है। एक पल को मैं मान लेता हूँ आपकी बात, लेकिन आजादी अभी मिली नहीं है, और ये भी नहीं मालूम है कब मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो मुद्दा क्या होगा? वही तो चीज है। अगर मान लीजिए कि आप 1946 में बैठे होते सेंट्रल वर्किंग कमेटी में, जी। और मुसलमानों को, मुसलमान जो हैं उन्होंने मुस्लिम लीग को के कैंडिडेट्स जीते बहुत तादाद में, ओके। ठीक है, और कई स्टेट्स में मेजोरिटी में थे, तो आप ऐसी स्थिति में अगर आप बैठे होते तो आपके आगे क्या मुद्दा होता? मुद्दा ये होता है फिर तो सर कि जो भी हिंदू मुस्लिम शायद का उनका वोट डिवाइड हो रहा है, या फिर उनकी जो जो मतलब यूनिटी है उसको यूनाइट करना, आई गेस। क्यों करना? हो सकता है कि जैसे सावरकर कहते थे मुसलमान चाहे कहीं पे भी, हमें, हम अपना हिंदू इंडिया बना लेंगे, तो सर क्या वो होता? सर वो चीज़ तो उस प्रैक्टिकली। पे अम्बेडकर जी क्या बोलते थे? अम्बेडकर जी भी लगे हुए थे दलितों के सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। वो तो गनीमत है बच गए, वरना वो उनका भी अगर सेपरेट इलेक्टोरेट होता तो जैसे 1946 में इंडिया में बिल्कुल ही वैसे ही विभाजन हो गया होता। तो तो फिर सर क्या ये। मुद्दा होगा उस वक्त? क्या मुद्दे, क्या दिमाग में चल रहा होगा उस लीडरशिप के? हम्म। उस समय मेन एजेंडा था कि कैसे मुसलमानों को विन बैक किया जाए, सो दैट वी हैव अ यूनिफाइड इंडिया। ओके। 1946 में किसी को यह थोड़ी ना मालूम था कि 1947 में जो आजादी मिलेगी उसमें पाकिस्तान बन जाएगा। डिमांड थी ओके। मुस्लिम लीग की 1940 से, बल्कि लोगों को पता होना चाहिए कि 1935 में एक किताब लिखी थी चौधरी रहमत अली ने, नाउ और नेवर, पतली ओके। सी एक पैम्फलेट टाइप ही कह लो, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान एक अलग नेशन की डिमांड की थी कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। ओके। ओके, ये फीलिंग कैसे प्रबल होती जाती है? जैसे जैसे हिंदू महासभा या हिंदू के कट्टरपंथी और हम्म। ज्यादा शोर मचाते हैं कि मुसलमान और हिंदुओं में बहुत फर्क है, वैसे वैसे मुसलमान भी शोर मचाते जाते हैं, क्योंकि ये हार्डलाइनर्स तो एक दूसरे के पूरक हैं। यस सर। मैं अगर बोलूं कि रागम मेरी तुम्हारे साथ नहीं बनती, हम्म। तो तुम क्या बोलोगे? बोले आपसे बनती है मेरी क्या? यही बोलोगे ना? यस सर, एग्जैक्टली। अब एक तीसरा आदमी है, वो बैठा हो, वो किसी तरह ये लगा हुआ कि राघव और कर्नल भटनागर की बन जाए, यस सर। और वो ये ढूंढ रहा किसी तरह के हम दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, राइट? लेकिन यस तुम सर। अपना खींचे जा रहे हो, मैं अपना खींचा जा रहा हूं। ओके, और यस घर सर। डिवाइड हो जाता है। यही स्थिति है तकरीबन। तो सर ओके, फिर सर। डॉक्टर अंबेडकर ने भी हिंदू महासभा की नेशनलिज्म पे सवाल उठाए थे, जो आज ये लोग शोर मचाते रहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भी यही कहा था कि इनकी नेशनलिज्म सिर्फ एंटी मुस्लिम है। तो सर वो तो आई थिंक सुभाष चंद्र बोस ने भी क्लियरली वो उठाए थे, राइट, चाहे जब वो बाहर थे, जब वो इंडिया में नहीं थे, तब भी उन्होंने कि उठाए थे। उनकी नेशनलिज्म सिर्फ एंटी मुस्लिम है और अपर कास्ट हिंदूज के लिए। हम्म। और उनके अखबार जो डॉक्टर अंबेडकर निकालते थे, आज निकाल के पढ़ लो, देखो क्या लिखा था। ओके। उनके कई अखबार निकालते थे कई। सो पॉइंट ये है कि उस वक्त एजेंडा ये था कि अब जब मुसलमानों ने इतनी तादाद में मुस्लिम लीग को वोट कर दिया है, हम्म। तो हम कैसे मुसलमानों को विन बैक करें कि हिंदुस्तान का, भारत का पार्टीशन ना हो। एक्चुअली सर लोग लोग ये मैंने ये नोटिस किया, एक आध मेरे फ्रेंड से मैंने बात की थी, तो वन ऑफ देम वाज इन माय फ्रेंड लिस्ट एंड ही वाज वेरी एंटी एंटी गांधी, आई गेस। और वही सब मैसेज, वही सब चीज़ें जो मैं अभी तक हम डिस्कस करते आए हैं। तो वो कह रहा था कि उनका ये कहना था कि मुस्लिम्स ने तो पूरा पाकिस्तान चाहने के लिए 90% मुस्लिम ने वोट कर दिया। कल कल भी मैं पढ़ रहा था इधर उधर ऑन ट्विटर हाँ, समवेयर,
तो सर वो लोग ये नहीं समझते हैं कि क्यों 90% मुस्लिम्स ने मुस्लिम लीग को वोट किया। हाँ शायद अगर वो समझेंगे तो फिर वो समझ में आ जाएगा कि भाई क्यों इस तरह का डिवाइड हो गया था इंडिया बाय दैट हाँ, टाइम। क्योंकि जब एक तबका, मान लीजिए कि अब इसी, ये बड़ी हमें सामाजिक स्थिति भी समझनी पड़ेगी। अब आप सोचो कि जैसे जैसे आज़ादी का या फ्रीडम का या अपने राइट्स का ये अवेयरनेस धीरे धीरे, मैंने पिछली बार भी बोला था, ये फैलने लगा पूरी समाज में, तो हर तबका, हर कम्युनिटी अपने अपने राइट्स का के प्रति अवेयर होने लगी और डिमांड करने लगी। जैसे दलित हैं, अपने हिंदुओं के लोअर कास्ट पॉपुलेशन जिनको बोला जाता है, हाँ जी। बैकवर्ड क्लासेस हैं, वो सब अपने अपने हकों के लिए वो होने लगी, वो डिमांड करने लगी, मंदिर खोलिए हमारे लिए, कुएं खोलिए। ओके। ओके, कितने इतने कितने सारे इस तरह के प्रोटेस्ट जो हैं डॉक्टर अंबेडकर ने चलाए। यस सर। ओके, सो ये चीजों को अगर एक एक व्यक्ति ये चाह रहा है कि हम डिवाइड ना हो किसी तरह, और हम एक ही जुट होके अंग्रेजों के से अपनी आजादी लें, और फिर जब आजादी मिल जाए तो जो भी हमारी समस्याएं फिर हैं वो हम अपने ढंग से सुलझाएंगे। अंग्रेज कौन होते हैं हमारी समस्याओं को सुलझाने में? वो ओके। तो हमको और डिवाइड कर रहे हैं। ओके, यस सर। सो लेकिन जब ये फर्क, हर कोई तबका, हर कोई कम्युनिटी अपने अपने हक के लिए चिल्लाने लगती है, तो किसी ना किसी को तो फिर बीच में आके वो करना पड़ता है कि भाई देखो, समझो, हमें हमें मिलके इस लड़ाई को लड़ना है, हमें टूटना नहीं है, जिससे कि अंग्रेजों का राज शासन और लंबा चलता रहे। जब ओके। नेगोशिएटिंग टेबल पे जब बैठेंगे, तो हम्म। अभी तो कांग्रेस और जिन्ना बैठे थे, ओके। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ढेरों लोगों को बुलाया था, राजाओं के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे। ओके। ओके, डॉक्टर अंबेडकर भी थे, मुस्लिम लीग के लोग भी थे, और भी ढेरों लोग थे। इसका मतलब यह है कि वो क्या चाह रहे थे कि जैसे ही तुम आजादी की बात करो, वो सारे तबके जो हिंदुस्तान में हैं अलग अलग, उन सबको बिठा दूंगा मैं, और तुम ओके। आपस में ही लड़ते रहोगे। यस। इसीलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस फेल हो गई। फाइनली जब आजादी के 1946 आया, तो मेनली एक ही तबका बचा, वो था मुस्लिम। हिंदू महासभा इलेक्शंस में पिट गई थी बुरी कदर। इमेजिन अगर वो लोग भी जीत गए होते और वहां सेपरेट इलेक्टोरेट डॉक्टर अंबेडकर को भी होता, तो उनके भी साइजेबल सीट्स होती, और ये सब फिर से वो कचरा होता वहां पे। अब आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ताज्जुब होगा कि 19 जब 1935 से ये डिमांड शुरू हुई कि हमारा एक अलग देश मुसलमानों को चाहिए, तो क्या मुसलमानों ने उसके नक्शे नहीं बनाए होंगे कि हमें कौन सा, कितना बड़ा पाकिस्तान चाहिए? कभी आपने पढ़ा है एक चीज जिन्ना ने बोला था कि आई गॉट अ मॉथ ईटन पाकिस्तान? यस सर। उसका क्या अर्थ था? मतलब जो उनका एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत छोटा उनको मिला है तो पाकिस्तान। उनका एक्सपेक्टेशन क्या था? They were expecting more of, I think, Hyderabad also, Kashmir also, हाँ, more, और फिर जो नॉर्थ ईस्ट था उसमें तो उनको थोड़ा बहुत मिला ही है, पिछले बांग्लादेश। 800 सालों से वो राज्य कर रहे थे, 600-700 सालों से, हम्म। और जनरली दिल्ली आगरा उनकी राजधानी रही है। सो दे वर एक्सपेक्टिंग दिल्ली ऑल्सो। दे वर एक्सपेक्टिंग मेनी मैप्स जो कि उनके वहां पार्टी में फ्लोट हुए हैं, वो ओके। ये थे कि आगरा से साउथ हिंदुओं को दे दो, और अच्छा। आगरा से ऊपर मुसलमानों को दे दो। तो ओके। अब ये डिसाइड कौन करेगा? ये हाथ में है गांधी जी के कि वो नक्शा डिसाइड करेंगे? नो। किसके हाथ में था नक्शा डिसाइड करने का? ब्रिटिशर्स। फिर अगर ऐसा हो जाता तो क्या करते आप? कोई चारा था आपके पास कुछ करने का? कुछ नहीं कर सकते सर, क्योंकि अगर आप लड़ते मरते रहते, यस सर। खून क्योंकि खराबा और होता। क्योंकि सो सर। वेरी यस सर। इंटेलिजेंटली हमें जो है वो 1946 में एक ये एजेंडा था कि किसी तरह वी नीड टू विन बैक द मुस्लिम फ्रॉम मुस्लिम लीग फोल्ड। ओके, यस सर। dilute their demands,
and that can be possible how? और ये अकेला कांग्रेस वर्किंग कमेटी में डिसाइड नहीं हुआ है। मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अकेले गांधी जी का डिसीजन नहीं है जिसको आज शोर मचा मचा के बोला जाता। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ये कई लोगों का विचार था कि क्योंकि सरदार पटेल की छवि एक हार्डलाइन हिंदू के रूप में है, ओके तो मुस्लिम्स के साथ नेगोशिएटिंग टेबल में दिक्कत होगी। ओके ओके, ये अकेला ये डिसीजन जो है ये गांधी जी का नहीं था। इसमें आप किताब पढ़ेंगे तो आपको कई लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इस तरह की सी राजगोपालाचारी राजा जी ने भी यही बोला, मौलाना अब्दुल कलाम ने भी बोला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इस फेवर के थे शायद, ठीक है, कृपलानी जी भी थे। तो कई लोगों को ऐसा लगा कि भाई अगर हमने सरदार पटेल को प्रेसिडेंट बनाया तो हो सकता है कि क्योंकि उनकी छवि इस तरह की है तो नेगोशिएशंस में दिक्कत आएगी। ओके ठीक है, तो और उस वक्त किसी को नहीं मालूम था कि 1947 में हम रियली में पार्टीशन हो जाएंगे। आप तो उस वक्त 1946 में इसीलिए काम कर रहे हो ना कि किसी तरह बंटवारा ना हो। जी 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 इसलिए काम कर रहे हो आप, इसलिए हो कि बंटवारा हो जाए, नो या सर इसलिए कर रहे हो कि नहीं बंटवारा ना हो और हम देश बन के रहें। तो सर उनको ऐसा लगता होगा कि शायद हम 2 से 4 साल के अंदर या 5 साल के अंदर हम आजाद आजाद हो जाएंगे उस ये समय। तो गांधी जी ने 1940s में ही 39 या 38 में सुभाष चंद्र बोस को लिखा था, हैव ओके पेशेंस सुभाष, it is not possible for the Britishers to rule after the war is over। ओके तो वो लोग कोई मूर्ख थोड़ी ना थे यार। जैसे हम लोग आकलन करते हैं आज कि एक फलानी चीज हो रही है रशिया यूक्रेन में तो हम पे क्या असर आएगा, वैसे वो लोग भी करते थे। दे वर आल्सो इंटेलिजेंट पीपल यार। यस सर So they also knew, they were also reading the situation, they were also knowing कि यार इतना डैमेज इंग्लैंड का हो रहा है तो ऑब्वियसली इनके बस की बात, जैसे ही लड़ाई खत्म होगी इनके बस की बात नहीं है कि ये जो है राज कर पाए अगर वी कंटिन्यू टू बिल्ड अप द प्रेशर। ओके Now when you look back you see why 1942 Quit India movement was launched at such a critical period, just because we wanted to build up the pressure on the Britishers and make sure कि उनको ये लगने लगे कि now it is practically and economically not feasible to rule over these colonies। So वो लोग भी आकलन कर रहे थे और उनको भी समझ में आ रहा था कि क्या चल रहा है। So 1946 में जब ये बात आई तो कि प्रेसिडेंट अगला कौन होगा, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि हम इंडिया को समेट के कैसे रखेंगे। कहीं जो मुस्लिम लीग की डिमांड है उसको मुस्लिम्स की को हमें वापस जीतना पड़ेगा, and that can only happen when we have a face who is popular amongst the Muslims also as well as Hindus also। ओके Right, and that is how this decision was narrowed down to Jawaharlal Nehru is the president of Congress।